गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस के लूसेंट सीरीज में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ लूसेंट के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। यह आपका लूसेंट सीरीज का 8वां पार्ट है और इसके अंतर्गत हम लोग आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आइए समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कुछ बेसिक बातें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। उसके पश्चात जो लूसेंट में बातें लिखी गई हैं उसकी हम चर्चा आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसका अगर हम शेप देखें तो इस प्रकार से हमको इसका पार्ट दिखाई पड़ता है। और इसका तात्पर्य ये है कि यह कैसे नजर आ रहा है हमको। इसका तात्पर्य ये है कि इसको हम एक और इमेज आपके सामने ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये पृथ्वी जो है 3 भाग में ऐसे एक के बाद एक बनी हुई, ऐसे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक, यहाँ पर ये जो शेप है, यह आप कह सकते हैं यह पृथ्वी का 3 भाग है। और इसी को जब इस प्रकार से यहाँ पर हम कट करके बाहर निकालते हैं तो यह शेप हमको नजर आता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, वैसे इसके विषय में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, तो यहाँ पर कई सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को व्याख्यायित करते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें, जो सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हमको इसके बारे में जानकारी होती है, वहाँ पर आता है घनत्व पर आधारित सिद्धांत है, ताप पर आधारित सिद्धांत है, दाब पर आधारित सिद्धांत है, साथ में भूकंप शास्त्र पर आधारित सिद्धांत है। लेकिन जो सबसे प्रमाणित है, जो सबसे व्यवहारिक है, वह है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या की जाती है। और इसी आधार पर यह जो व्याख्या है आपके सामने प्रस्तुत है, जो हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि पृथ्वी के 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका नाम है क्रस्ट। क्या है इसका नाम? इसका नाम है क्रस्ट। दूसरा भाग है, इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। और तीसरा भाग जो है, इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। लेकिन एडवर्ड स्विस महोदय ने यहीं पर कुछ और व्याख्या की है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा क्रस्ट का जो पार्ट है, यह किससे बना है? यह सियाल से बना है। यह भाग किससे बना है? तो यह सीमा से बना है। और यह भाग किससे बना है? नीफे से, अर्थात निकिल और फेरस से। सियाल का तात्पर्य होता है सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा का तात्पर्य होता है सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे का तात्पर्य होता है निकिल और फेरस। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, यह 3 भागों में विभाजित है। और टोटल जो इसका रेडियस है, यह है 6371 किलोमीटर। अर्थात क्रस्ट से जब अंदर की तरफ आप जाते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र तक जाते हैं, तो टोटल आपको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है? 6371 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाकर के पृथ्वी के केंद्र में हम पहुंचते हैं। इसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है, क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल एक दूसरे से अलग होते हैं जिस आसान तत्व के द्वारा, जिस संक्रमणशील पेटी के द्वारा, उस पेटी का भी एक नाम है। इसी प्रकार मेंटल और कोर जिस एक संक्रमण पेटी के द्वारा अलग होते हैं, इसका भी एक नाम है। इतना ही नहीं, क्रस्ट भी 2 भागों में विभाजित है, और क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो एक संक्रमण पेटी, उसका भी एक नाम है। साथ में मेंटल का भी 2 भाग करने वाली एक पेटी है, तो इसका भी एक नाम है। और कोर को भी 2 भागों में विभाजित करने वाली एक पेटी है, इसका भी एक नाम है। क्या क्या नाम है, इसके बारे में भी हमको थोड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्रस्ट जो है, क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली जो संरचना है, इसका नाम है कोनराड। क्या नाम है? कोनराड। आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो संरचना है, इसका नाम है मोहो। क्या नाम है? मोहो। प्रश्न पूछा जाता है। मेंटल को 2 भागों में बांटने वाली जो संरचना है, इसका नाम है रेपटी। क्या नाम है? रेपटी। मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो संरचना है, इसका नाम है
कोटेनबर्ग। क्या नाम है? कटेनबर्ग। इसी प्रकार कोर को दो भागों में बांटने वाली जो संरचना है इसका नाम है लेहमन। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसके पश्चात एक कार्य और होता है जो हमको ध्यानपूर्वक समझना है। समझना ये है कि इस प्रकार से चूंकि इसके तीन पार्ट पहले किए जाते हैं, एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। यहां पर क्रस्ट के दो भाग हो गए, फिर इस प्रकार से मेंटल और कोर को, अब मेंटल और क्रस्ट को अलग करने वाली भाग हो जाते हैं। मेंटल का दो भाग होता है, लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, ये भाग जो हो गया इसको तो हम कहते हैं क्रस्ट। ये क्या हो गया? ये हो गया क्रस्ट। ये वाला भाग पूरा क्या है? ये भाग कहलाता है हमारा मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल। और ये जो भाग है इसको कहते हैं हम लोग कोर। क्या कहते हैं? कोर। यहां पर मेंटल का दो भाग है, एक है अपर मेंटल और एक है लोअर मेंटल। लेकिन अपर मेंटल का पुनः दो भाग होता है। अपर मेंटल का क्या होता है? पुनः दो भाग होता है। और इस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अपर मेंटल का अपर पार्ट, और ये होता है जो, इसको कहते हैं अपर मेंटल का लोअर पार्ट, और ये जो है इसको कहते हैं लोअर मेंटल, और ये लोअर मेंटल, और ये तो कोर है ही है। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि पूरा क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट जब इसको शामिल कर दिया जाता है तो यह टोटल, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट जो है यह 0 से शुरू होता है और यहां तक इसकी गहराई होती है 35 किलोमीटर। कितना होती है? 35 किलोमीटर। और साथ में मेंटल का जो अपर वाला भाग का अपर पार्ट है यह करीब 100 किलोमीटर है। तो टोटल यहां से लेकर के यहां तक की जो गहराई होती है लगभग 135 किलो। इसका तात्पर्य है 35 किलोमीटर क्रस्ट प्लस 100 किलोमीटर मेंटल। इन दोनों को मिला करके जो भाग बनता है इसका नाम होता है स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। इसी प्रकार इस अपर मेंटल का जो लोअर पार्ट है, ए वाला पार्ट, इसको हम एक नाम देते हैं और इसको कहते हैं हम लोग दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल। यह वही दुर्बल मंडल है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर, इसी का नाम दिया जाता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और यही स्थल मंडल के जो बड़े बड़े खंड होते हैं इसी को हम प्लेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्लेट का नाम देते हैं। तो इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि किसको हम स्थल मंडल कहते हैं, किसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं। फिर यहाँ पर जो ये लोअर मेंटल है इसी को कहते हैं हम लोग मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। और एक कोर है ही है, कोर को हम लोग आंतरिक मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक मंडल का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से इनके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, और यही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं पॉइंट वाइज। तो आइए उसको हम समझते हैं क्या क्या यहाँ पर बिंदु बताए गए हैं। जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है, अर्थात कोई एक मत नहीं है। फिर भी इसका जो जानकारी प्राप्त करने का हमारे पास कई साधन है, जैसे घनत्व है, ताप है, भार है, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जो स्थल मंडल है ये पूर्णतः ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ये जो दुर्बल मंडल है, यह दुर्बल मंडल हम किस अवस्था में कहते हैं? ये है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, या इसी को हम कहते हैं अर्ध तरल अवस्था। मध्य मंडल पुनः ठोस अवस्था में हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस अवस्था में हो जाता है। लेकिन जो कोर है, कोर का जो आउटर पार्ट है यह किस अवस्था में है? यह तरल अवस्था में है। और जो आंतरिक कोर है ये कैसा है? ठोस अवस्था में है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मटेरियल किस अवस्था में है? स्थल मंडल ठोस, दुर्बल मंडल अर्ध तरल, मध्य मंडल ठोस, उसके पश्चात आउटर कोर तरल, और इनर कोर जो होता है पुनः ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। और जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं इसका घनत्व बढ़ता जाता है, और आंतरिक भाग में पहुंचते पहुंचते इसकी डेंसिटी करीब करीब 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। जबकि औसत अगर पूरे पृथ्वी की हम डेंसिटी की बात करें तो लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पूरे पृथ्वी की डेंसिटी है। इतना ही नहीं, आंतरिक भाग में जाने पर टेम्परेचर में भी वृद्धि देखने को मिलती है, और करीब करीब जो टेम्परेचर में वृद्धि मिलती है यह मिलती है 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर पर। 100 मीटर की गहराई में प्रवेश करने पर टेम्परेचर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि भी हो जाती है।
कारण क्या है, आंतरिक भाग में जाने पर रेडियो एक्टिव मटेरियल की प्रधानता होती है, या रेडियो एक्टिव मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर उन्हीं सब के विषय में बताया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है भू प्रॉपर्टी अर्थात क्रस्ट, दूसरा पार्ट होता है आवरण अर्थात मेंटल, तीसरा पार्ट होता है केंद्रीय भाग अर्थात कोर। यहाँ पर अगर भू प्रॉपर्टी की बात करें तो भू प्रॉपर्टी में हमको सियाल मिलता है, सीमा की बातें मिलती हैं। क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है यह करीब 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और यह पृथ्वी के आयतन का कुल मिलाकर के 0.5% भाग कवर करता है। क्योंकि आप सोचिए, मात्र 34 किलोमीटर एक गहराई है। कितना है? 34 से 35 किलोमीटर। और जबकि पृथ्वी की टोटल अगर आप देखें, जो रेडियस है यह करीब करीब 6371 किलोमीटर है, उसका 35 किलोमीटर कितना आयतन कवर करेगा? मात्र 0.5%। और यहाँ पर जो भूपटल की रचना है, इसमें जो सामग्री है सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है, ये है ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर है सिलिकॉन, तीसरे स्थान पर है एल्युमिनियम। आपसे कभी काले भी प्रश्न पूछा जाता है कि भूपटल की संरचना में सर्वाधिक कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है। और इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि सियाल है। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो ये तो है ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है। साथ में यहाँ पर अगर बात करें मेंटल, तो मेंटल की टोटल मोटाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और इसका जो एवरेज अगर बात करें हम, जो डेंसिटी है यह है 3.5 ग्राम से लेकर के 5.5 ग्राम। और यह पृथ्वी की आयतन का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? 83% भाग घेरे हुए है। क्योंकि इसका आप समझिए 2900 किलोमीटर की गहराई तक जब आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पर 2900 तक, तो 2900 तक जब आप प्रवेश करेंगे तो ऐसे में यह ऊपर वाला आयतन ज़्यादा हो जाता है। उसी की बात यहाँ पर कर रहा है कि जो मेंटल है यह लगभग 83% भाग को कवर करता है पूरे पृथ्वी की आयतन का, जबकि जो इनर भाग है या जो कोर है, इसकी डेंसिटी लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% भाग घेरे हुए है। और इसमें किसकी प्रधानता है? निकिल व फेरस की, क्योंकि यह नीफे से बना हुआ है। साथ में यहाँ पर कोनराड हमने डिस्कस किया। कोनराड क्या है, मोहो क्या है, रेपटी क्या है, कटनबर्ग क्या है और लेहमन क्या है, किसके किसके मध्य कौन कौन सा पाया है, हमने जो इमेज में आपको दिखाया वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य में कोनराड है, फिर यहाँ पर क्रस्ट व मेंटल के मध्य में मोहो है, फिर यहाँ पर मेंटल का जो 2 भाग करता अर्थात ऊपरी मेंटल व निचला मेंटल, यहाँ पर रेपटी है, फिर मेंटल और कोर के मध्य में कौन है? यहाँ पर गटेनबर्ग है, फिर कोर का जो 2 भाग करता अर्थात आउटर कोर और इनर कोर, उसको कहते हैं लेहमन। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो लगभग 5.5 ग्राम है पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी। और जो इसका त्रिज्या है या रेडियस है कितना है? लगभग 6370 किलोमीटर या 71 किलोमीटर, दोनों सही है। यहाँ पर ज़्यादातर 71 किलोमीटर ही आंकड़े मिलते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर में कितने की वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात 100 मीटर की गहराई पर जाने पर 100 मीटर के जाने पर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों आंकड़े आप याद करिएगा। कभी कभी 32 मीटर के हिसाब से पूछता है, तो कभी कभी 100 मीटर के हिसाब से पूछता है। 32 पे यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 पे लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है, अर्थात सबसे लोअर पार्ट जो है, वह जॉर्डन में है, डेड सी, मृत सागर के आसपास का क्षेत्र, जो समुद्र तल से लगभग 400 मीटर नीचे है। इसी प्रकार आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस एक प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक खगोलवेत्ता हैं, और इन्होंने बताया है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है, और यह आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो स्पष्ट तरीके से ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। साथ में यहाँ पर सर आइजक न्यूटन ने यह बताया है कि पृथ्वी का जो शेप है यह नारंगी आकार का है। वैसे पृथ्वी का जो शेप है यह अगर देखा जाए जो ज़्यादातर सर्वमान्य है वो है जियाइड शेप है। क्या है? जियाइड शेप है, और उसी को कहते हैं
गोलाभ आकृति। गोलाभ का तात्पर्य है जो पूरी तरह से गोल नहीं होती है, अर्थात पोल पर चपटी है, तो उसी को कहते हैं गोलाभ आकृति। और लगभग लगभग नारंगी भी उसी प्रकार का होता है कि पूरी तरीके से गोल नहीं होती है, दोनों जो सिरे होते हैं उत्तरी और दक्षिणी यह चपटे होते हैं। लेकिन जेम्स जीन ने क्या बताया है, इसे नारंगी के बजाय जो शेप दिया है वो शेप है नाशपाती के समान। क्या दिया है? नाशपाती के समान। ठीक है, जो भी है हमको दोनों प्रकार से याद रखना है कि जेम्स जीन ने क्या कहा है और सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा है और पाइथागोरस ने क्या कहा है। और पृथ्वी की वायु सतह को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है जो स्थल मंडल है, एक भाग है जो जल मंडल है, एक भाग है जो वायुमंडल है और एक भाग है जो जैवमंडल है। इन तीनों के डिफरेंस को आपको समझना है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं यह पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह है, तो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर मिलता है। वायुमंडल काफ़ी विशाल है। वायुमंडल की अगर हम टोटल बात करें तो यह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ। तो क्या 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवन मिलता है? क्या नहीं मिलता है। यह बात कर रहा है कि जो पृथ्वी की वायु सतह है, वायु सतह पर आपको स्थल मंडल भी मिलता है, अर्थात जहां पर जीवन है वो स्थल मंडल का पार्ट है। जल भी है तो जल में जहां पर जीवन है उसको जल मंडल आप लोग हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान पूरा पूरा। तो यहाँ पर जो वायुमंडल है इसकी ऊंचाई तो 10,000 किलोमीटर तक है। और ओशन की अगर बात करें तो ओशन की गहराई भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर जल भरा हुआ है, एक जल मंडल हो जाता है, एक वायुमंडल हो जाता है, एक स्थल मंडल हो जाता है। लेकिन एक मंडल वह भी है जहाँ का संबंध जीवन से है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे स्थल मंडल में जीवन होता है। स्थल मंडल के कुछ भाग पर ही जीवन पाया जाता है और जल मंडल के कुछ भाग पर ही जीवन पाया जाता है। तो जहां पर जीवन की संभावना है उस मंडल का जो नाम है उसको कहते हैं बायोस्फीयर या जैवमंडल, जिसके अंतर्गत कुछ वायु का पार्ट होगा, कुछ स्थल का पार्ट होगा और कुछ जल का पार्ट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी का नाम देते हैं जैवमंडल। तो इतनी चर्चाएं आज के विषय में थी। तेज चर्चाएं अब हम लोग करेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।